आज हम स्टार्ट करेंगे गुजसेट का 2025 का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू ऑफ अ मैक्सिमम वोल्टेज टू इट्स आरएमएस वैल्यू इन एलसीआर। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें वी मैक्सिमम एंड वी जो आरएमएस है उन दोनों का रिलेशन हमें पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नोट बाई रूट टू। हमें पूछा है क्वेश्चन में रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू इट्स आरएमएस, तो ये मैक्सिमम है, ये आरएमएस है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो बनेगा रूट टू इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन वी आरएमएस। तो हमारे पास आंसर आ चुका है इक्वल टू 1.41। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है, तो जो एब्सोल्यूट नंबर है दैट इज 1.41। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसी सर्किट्स वी गेट द वैल्यू ऑफ अ पावर फैक्टर 1 एट अ रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ जो कंसेप्ट है उसको भी थोड़ा बहुत समझेंगे। सीरीज एलसीआर में याद करिए बच्चों, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कोस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब देखो हमें पूछा है कि पावर फैक्टर इक्वल टू होना चाहिए 1। देखो यहाँ पे समझो कि फाई जो है वो हमें फेज डिफरेंस को दिखाता है, एंड कोस फाई पूरे की जो वैल्यू है दैट इज अवर पावर फैक्टर। हमें पावर फैक्टर को 1 करना है, तो सिंपल आप इसको ऐसे समझिए कि कोस फाई की वैल्यू 1 कब होगी, तो कोस 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, कोस 0 जो है वो 1 होता है। तो फेज डिफरेंस फाई जो है वो होना चाहिए 0 डिग्री, तब जाके हमारा पावर फैक्टर 1 होगा। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला है सीरीज एलसीआर। तो सीरीज एलसीआर में जब रेजोनेंस होता है तब फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, तब z की वैल्यू r हो जाती है, r अपॉन r इक्वल टू 1 आ जाता है। सेकेंड है आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में कभी भी फेज डिफरेंस जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर याद करो कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय द फेज डिफरेंस 90 डिग्री। द नेक्स्ट इज प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर में भी अगेन फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। द नेक्स्ट इज एल आर सर्किट। तो यहाँ पे भी आर एंड एल है, तो यहाँ पे भी अगेन 90 डिग्री कभी भी हो सकता नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज अ सीरीज एलसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज एलसीआर में जब रेजोनेंस होगा तब हमारे पास ये चीज आएगी। चलिए, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट लाइट बल्ब। तो वैल्यू ऑफ अ पीक करंट इज क्या होगा। ठीक है, देखिए अभी हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, हमें पूछा है करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू वी आई। पावर हमें गिवन है 12 वोल्ट, वोल्टेज हमें गिवन है 24 वोल्ट, तो यहाँ से करंट मिल जाएगा। करंट I इज इक्वल टू 24 जाएगा नीचे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर आएगा 1/2 एम्पियर। लेकिन ये जो करंट मिला है ये हमें आरएमएस वैल्यू मिली है। ठीक है, हमें पूछा है पीक करंट, पीक मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। तो अगेन आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू। तो हमारे पास जो आई नोट है मैक्सिमम ये हो जाएगा आई आर एम एस के मल्टीप्लाई बाई रूट टू। आई आर एम एस इज 1/2 इंटू स्क्वायर रूट टू, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। ये हमारा हो जाएगा आई मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें पूछा है पीक वैल्यू, तो आंसर हमारा आएगा 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दीज आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। अब समझिए हमारे पास दो टाइप के वेव्स ऐसे हैं जिसका हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज करते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स जिसमें हमारे पास है एक्सरेज एंड गामा रेज। तो इन दोनों में से हमारे पास यहाँ पे दिए है गामा रेज, तो वही हमारा आंसर आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज दिस।
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना होगा? ये आप समझिए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबको पता है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स C, स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन द मीडियम हमें गिवन है 200 × 10⁸। अब देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 200 सेंटीमीटर को जब हम मीटर करेंगे तो ये दो जीरो यहाँ से चले जाएंगे, तो 10⁸ गया 3/2, आंसर आ चुका है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे यूनिट्स जो है उसका खास ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है याद करिए, उसमें हम फोकल लेंथ का करते हैं इनवर्स एडिशन, पावर का करते हैं डायरेक्ट एडिशन, एंड मैग्निफिकेशन का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ के बारे में पूछा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/f1 पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। लेट से हम यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रखते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। जो कॉनकेव लेंस है उसका पावर एंड जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा। तो सेकंड वॉज कॉनकेव लेंस, तो आंसर आएगा -1/25। ये हो चुका है 1/f इक्विवेलेंट, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो 1/f 0 मिला है, हमें पूछा है पावर, तो 1/f को हम लिख सकते हैं पावर, एंड पावर आ चुका है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ अ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस। तो हमें पूछा है कि एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हमें पूछा है ऑन अ इक्विलेटरल प्रिज्म। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब कि इसका प्रिज्म एंगल जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री। ऑफ अ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें गिवन है डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 46 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिज्म इक्वेशन है वो होता है I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एमर्जेंट ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो I प्लस आई हो जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 60 और डेल्टा मिनिमम जो है वो हमें गिवन है 46 डिग्री। तो ये हो जाएगा 106, 2 जाएगा नीचे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। 106 डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 53 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ अ ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज देन इट्स मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ये हमें एनसीईआरटी में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो गिवन है उसका जो फॉर्मूला है, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू MOME। MO इज द मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ME इज द मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस। जो एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दिया है इसका फॉर्मूला होता है L/FO, और अगर फाइनल इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पे है तो फिर आईपीएस का फॉर्मूला होता है 1 + D/FE, और अगर यही फाइनल इमेज एट इन्फिनिट पे होता तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है खाली D/FE। तो यहाँ पे जो m है, m को बोला गया है ट्यूब लेंथ। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर ट्यूब लेंथ इंक्रीज होता है तो L एंड M डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो अगर यहाँ पे L इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है कि टू वेव ऑफ द सेम इंटेंसिटी I0
emitted from the two sources having the same phase difference phi. Due to the superposition of the two waves, the intensity of the resultant wave is directly proportional to. तो देखो हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं इन द केस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एक होता है इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कोस फाइव और दूसरा जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है ये है आई इज इक्वल टू फोर आई नोट कोस स्क्वेयर फाइव बाई टू जहाँ पे फाइव है हमारा फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे सीधे ही ये फॉर्मूला यूज होगा तो आंसर आ जाएगा कोस स्क्वेयर फाइव बाई टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स कि जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट जब एमर्ज होती है तो क्या होता है। द इंटेंसिटी एट अ वेव फ्रंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। नहीं, इंटेंसिटी डिपेंड करता है। पॉइंट सोर्स से जितना लाइट दूर जाएगा उतना उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा। द इंटेंसिटी इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर। नहीं, इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब कि ये डिस्टेंस के साथ रेसिप्रोकल इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में है। पॉइंट सी द वेव फ्रंट इज अ पैराबोलिक एंड द वेव फ्रंट इज अ स्फेरिकल। तो जो पॉइंट सोर्स होता है उसमें से जो निकलने वाले जो रेज है वो जो वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे स्फेरिकल। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, अगर कोई लीनियर सोर्स हो तो वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। अगर कोई प्लेन सोर्स हो तो फिर वो प्लेन वेव फ्रंट बनाता है, प्लेन पैरेलल टू इट। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के लिए कौन सा आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। मतलब कि हमें स्मॉल डी गिवन है, द स्क्रीन इज प्लेस 1.8 मीटर अवे। मतलब कि हमें यहाँ पे कैपिटल डी गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज इज दिस। हमें यहाँ डिस्टेंस x की वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। याद करो चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर हम फॉर्मूले को याद करें तो हमारे पास फॉर्मूला है जो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो इसका फॉर्मूला होता है n लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर हम यहाँ पे याद कर ले nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन तो ये फॉर्मूला होता है 2n-1 लेमड़ा कैपिटल डी बाई 2d। ठीक है, अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें जो यहाँ पे मल्टीप्लाइम पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला होता है लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है ब्राइट की या फिर डार्क की फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। हमें यहाँ पे सेंट्रल में n की वैल्यू 0 हो जाती है और दूसरा है सिक्स्थ, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो सिंपली हमारे पास x के नंबर आ जाएगा 6 लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सिक्स ब्राइट एंड सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के लिए n की वैल्यू 0, सिक्स ब्राइट के लिए n की वैल्यू 6। तो हमें यहाँ पूछा है लेमड़ा कैपिटल ये x, पहले तो x की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, ये 10 की पावर -2 हो गया, इंटू स्मॉल डी ऊपर जाएगा, उसकी वैल्यू है 0.54 मिलीमीटर, मिली 10 की पावर -3 हो गया, डिवाइड बाय कैपिटल डी की वैल्यू है 1.8 मीटर, तो ये हमारा आंसर मीटर में आएगा और ये 6 भी नीचे डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा खाली लेमड़ा। जब इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सोल्व करें इसको तो ये पॉइंट गया और ये पॉइंट गया, ये 6 3 ज़ा, ये 6 2 ज़ा, फिर हमारे पास आएगा ये 2 पॉइंट जाएगा नीचे, ये 100 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6। आंसर जो है वो हमारा 6 से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल इज अप्रोक्सीमेटली। ये है हमारा चैप्टर ड्यूल नेचर का। ड्यूल नेचर के स्टार्टिंग में ही हम सीखते हैं तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशंस। सबसे पहला है थर्मियोनिक एमिशन, सेकंड इज अ फील्ड एमिशन एंड द थर्ड इज अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जहाँ सेकंड जो है फील्ड एमिशन, उसमें हम सीखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है 10⁸ वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 2 जीरो से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10⁶ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पे यूनिट्स जो है वो कई बार चेंज कर देते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द मोनोक्रोमेटिक लाइट of a frequency these is produced by laser. The power emitted is these. How many photons per second on average are emitted by the source? ठीक, चैप्टर हो गया हमारा ड्यूल नेचर। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E इज इक्वल टू HF। अगर n फोटोन आ रहे हैं पर सेकेंड, तो टोटल पावर जो है वो हमारा बन जाएगा NHF। ठीक है, क्योंकि एक फोटोन का एनर्जी HF, ऐसा पर सेकंड कुछ n फोटोन्स आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे n पूछा है, पावर का जो नंबर है वो हमें गिवन है, दैट इज ये रहा 4 × 10⁻³ डिवाइड h की वैल्यू आ गई 6.6 × 10⁻34 इंटू f, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर जो है वो सीधे ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, अच्छा ये तो हो गया। व्हाट इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ दिस मास ट्रैवलिंग एट 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया है कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमड़ा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H/P। तो लेमड़ा इज इक्वल टू H/P बराबर हो गया m इंटू में v। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 अपॉन मास हमें गिवन है 0.033 इंटू वेलोसिटी इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर को मीटर करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, एक पॉइंट इधर से गया तो एक पॉइंट इधर आ गया, एक दो और ले गई तो यहाँ पे आ जाएगा 133, ये 2 जा हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ये एक ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻35 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, 2 × 10⁻⁻35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज। तो समझो, हमें यहाँ पे जो बोहर मॉडल है उसमें जो एंगुलर मोमेंटम वाला जो सेकंड पोस्टुलेट है उसका फॉर्मूला याद होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2π। अब हमें यहाँ पे बोला है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो देखिए थर्ड एक्साइटेड का मतलब होगा n इक्वल टू 4 ग्राउंड स्टेट, फिर आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम n इक्वल टू 1 यूज करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए 2 यूज करेंगे, सेकंड एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू 3 यूज करेंगे, मतलब कि सिंपली एक ज़्यादा यूज करना है। हमें पूछा क्या यहाँ पे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो सीधे यहाँ पे हमें बस खाली वैल्यू पुट करना है। थर्ड एक्साइटेड का मतलब होगा n इक्वल टू 4, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 अपॉन 2 और पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ पे कुछ सेट में कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपली इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे और सीधे ही हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रहे नहीं क्या ना? नहीं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13.6 eV energy is required to separate a hydrogen atom into the proton and electron.
इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज दिस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 13.6 एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन। तो यानी कि जब एनर्जी 13.6 ईवी कहाँ पे होती है, बोला फर्स्ट ऑर्बिट में, n इज इक्वल टू 1, ये मालूम पड़ गया। द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज 5.3 इंटू 10⁻11, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो है वो हमें गिवन है। और अगर आपको काम है तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, जहाँ पे n ऑर्बिट का नंबर है, पहला ऑर्बिट है तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है। देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो अगेन यहाँ पे हम यूज करेंगे बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट, दैट एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो देखो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, n की वैल्यू पता है 1 है, h पता है और 2 पाई भी पता है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे सीधे ही हमारे पास ये वेलोसिटी जो है उसका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 1, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जाएगा नीचे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस का आंसर है 5.3 इंटू 10⁻11। तो आप इसको सॉल्व करोगे सीधे ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग है, तो सिंपली आपको कैलकुलेटर में खाली करना क्या होगा कि ये जो नंबर्स है, अब दीज नंबर डिवाइड दीज डिवाइड दीज डिवाइड दीज डिवाइड दीज करोगे तो जो स्टार्टिंग में जो मैचिंग नंबर होगा वो सीधे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 10 की पावर को भूल जाओ, खाली नंबर्स को सोल्व करो कैलकुलेटर में, इन सीधी नंबर जो है वो इसमें से किसी एक के साथ मैच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो एटम्स चैप्टर है वहां पे हम फाइंड करते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ये होता है माइनस ऑफ ई के बराबर, एंड पोटेंशियल एनर्जी यू ये होता है ट्वाइस ऑफ ई के बराबर। ये जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन करते हैं तो मिलती है टोटल एनर्जी। वहाँ पे ये रिलेशन हम यूज करते हैं, मतलब कि वहाँ से ये चीज़ डिराइव होती है। टोटल एनर्जी हमें गिवन है -13.6, तो सिंपली यहाँ पे टोटल एनर्जी का नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 13.6 EV। पोटेंशियल के लिए ट्वाइस कर देना है, 13.6 का ट्वाइस हो जाएगा 27.2 EV। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, पोटेंशियल होगा ये नेगेटिव था इसलिए ये नेगेटिव आएगा, ऑप्शन आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हाइड्रोजन कोलिजन ऑफ द 2 ड्यूटेरॉन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब समझिए हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, बोले ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला हमारे पास आया नहीं है, लेकिन पोटेंशियल और हमें यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे हमें जूल में आंसर फाइंड करना है, मतलब कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ एकदम आमने सामने आता है, सेंटर टू सेंटर, तो उस केस में तो जब हेड ऑन कोलिजन करेंगे तो दोनों टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा न्यूक्लियस। तो अब दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बोला ये है 1 रेडियस, ये है 1 रेडियस, तो ये ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड चैप्टर, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2। अब देखो यहाँ पे बात हुई है ड्यूटेरॉन के लिए। ड्यूटेरॉन कौन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन ड्यूटेरॉन ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम के सेंटर में भी एक ही प्रोटॉन होता है और ट्रिटियम के सेंटर में भी एक ही प्रोटॉन होता है।
आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे इसके सेंटर में भी एक ही प्रोटॉन होगा और इसके सेंटर में भी एक ही प्रोटॉन होगा। तो Q1 हो जाएगा अगेन चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 भी हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय डिस्टेंस r। तो रेडियस जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है एज अ 2 फर्मीमीटर। तो ये 2 फर्मीमीटर प्लस 2 फर्मीमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 फर्मीमीटर। तो यह जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर फर्मी हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15। तो इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7.2 7.2 तो 2 बार है। तो कहने का मतलब आपको एक बार सोल्व करने के बाद अगर 7.2 में से कोई एक 7.2 से आंसर स्टार्ट हो रहा है तो आपको पावर भी मैच करना पड़ेगा। चलिए अगर हम इसको करें, वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो अगर फटाफट से अगर इसको करें तो इसका आंसर कितना आएगा। तो ये एक पॉइंट गया तो नीचे यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, ये 4 4 16 एंड देन हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर से हम सोल्व करेंगे इसका, तो ये सीधी उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नेट इफेक्ट ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन आ गया, कोशिश तो यही करो कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन है वो आपको याद हो जाए। मल्टीपल टाइम ये होगा कि अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर के जो नंबर्स एंड जो यहाँ पे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स बैलेंस करके भी कई बार आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बट कोशिश तो यही करो कि जो सन की जो रिएक्शंस जो गिवन है, जो सन के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, वो आपको याद हो जाए। तो सन की जो रिएक्शंस है वहाँ पे चारों का रिएक्शंस का जो एवरेज करते हैं टोटल, तो हमें क्या मिलता है कि भाई 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके एक कंप्लीट हीलियम बनता है। तो हीलियम कहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो दैट इज अ 26.7 MeV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर आर कोल्ड आइसोटोन्स। तो आइसोटोन में क्या सेम होता है, देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला है आइसोटोप्स, दूसरा है आइसोबार, तीसरा है आइसोटोन्स एंड चौथा है आइसोमर। देखिए आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, आइसोबार जो है उसमें एटॉमिक मास सेम होगा। ठीक है, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। आइसोमर जो है उसमें तीनों Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास सेम होगा। तो फिर डिफरेंट क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। फिजिक्स के लिए याद रखना बच्चों कि जो आइसोमर है उसके लिए रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, बाकी सारा का सारा सेम होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है आइसोटोन। अब देखिए इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, वैसे तो ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है A-Z करने पे। पहला ऑप्शन अगर देखिए तो 198 और यहाँ पे इससे एक कम हो गया और नीचे भी एक कम हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, तो ऑप्शन आ गया ए। बाकी देखो यहाँ पे एटॉमिक मासिस सेम है, तो एटॉमिक मास सेम होता है आइसोबार में, तो ये दोनों आइसोबार है। यहाँ पे भी मास सेम है, ये दोनों बन गए आइसोबार, और यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये हो गए आइसोटोप। तो आइसोटोन कौन सा बचा, एक ही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट्स, गिवन डायोड इज एन आइडियल डायोड। ठीक है, यहाँ पे याद रखना अगर आइडियल डायोड होगा तो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस 0 ओम होगा। अगर रिवर्स बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा रिवर्स बायस में। चलिए यहाँ पे बोला कि आइडियल है, ठीक है, तो फॉरवर्ड में उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। चेक करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल में गिवन है 6 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल में गिवन है 5 वोल्ट। डायोड दो टाइप से हो सकते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो उसका जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो हाई पोटेंशियल पे, और नेगेटिव वाला जो एंड होता है वो लो पोटेंशियल पे कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि करंट उसी एरो के डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। रिवर्स में इसका उल्टा होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
6 वोल्ट मतलब कि हाई पोटेंशियल, 5 वोल्ट, तो इस 6 के कंपेयर में ये लो पोटेंशियल, तो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे, नेगेटिव लो पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 ओम, ठीक है। उसके साथ एक 100 ओम जो है वो हमने सीरीज में लगाया है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 100 प्लस 0 मीनिंग 100। अब ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, हियर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस रेजिस्टेंस को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 6 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट मीनिंग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1/100 दैट इज इक्वल टू I। सोल्व करेंगे आंसर आएगा 0.01 एम्पियर, ऐसा कुछ भी यहाँ पे है नहीं। दूसरे 3 ऑप्शंस मिली में है, मिली करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, डिवाइड में 1000 होगा तो ये बन जाएगा मिली, तो आंसर आ चुका है 10 मिली एम्पियर। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ये डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन तो क्या होगा। अब देखो, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो अगर आपको ग्राफ याद हो तो देखो ये था पोटेंशियल बैरियर का, ये अगर फॉरवर्ड बायस में है तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है। वही चीज अगर मैं रिवर्स बायस के लिए बनाऊं, ये इनिशियल था, अब जब मैं रिवर्स बायस करूंगा तो यहां पे हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगी। देखते हैं, इंक्रीज द मेजॉरिटी कैरियर करंट एंड लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पूछा है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में करंट डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होगा नहीं। सेकंड, इंक्रीज द मेजॉरिटी करंट कैरियर, नहीं, करंट तो डिक्रीज होता है। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, नहीं, लोअर किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर की हाइट डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे इंक्रीज होती है पोटेंशियल बैरियर की हाइट। पोटेंशियल बैरियर की हाइट होती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है। फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन होगा उसकी विड्थ डिक्रीज करेगी, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी, ठीक है। चलिए दूसरी एक दो पॉइंट और, फॉरवर्ड बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्लो करते हैं यानी कि डिफ्यूजन करंट, रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्लो करते हैं यानी कि ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा सिंपली रेज द पोटेंशियल बैरियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिल्टर सर्किट यूज इन अ रेक्टिफायर, द वैल्यू ऑफ अ लोड रेजिस्टेंस इन द कैपेसिटेंस आर दीज एंड दीज, द वैल्यू ऑफ अ टाइम कांस्टेंट इज। तो ये टाइम कांस्टेंट वर्ड जो है ये आपने सुना होगा नहीं, हाँ एक बार मेंशन हुआ है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 का आखिरी थियरी फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में हमें बताया गया है कि जब कैपेसिटर को पैरेलल में यूज करो तो वहां पे आपका टाइम कांस्टेंट शुड बी लार्ज फॉर द बेटर फिल्टर सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो सर्किट जो है वो दो टाइप की हो सकती है, एक या तो ये आरसी सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाली सर्किट, या तो आरएल सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर है। अब अगर आरसी सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर होता है आरसी, एकदम सिंपल। अगर इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाली सर्किट है तो उसमें टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू होती है एल बाय आर। यहां पे कौन सी है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस यानी कि आरसी सर्किट, तो टाइम कांस्टेंट टाउ क्या होगा आर इंटू सी, रेजिस्टेंस इज 200 इंटू कैपेसिटेंस इज 15 माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, 15 2 जा 30, पीछे 2 जीरो और 10 की पावर -6। आंसर मिली में पूछा है तो +3 -3 चला जाएगा तो -3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 3 मिली सेकेंड्स। क्या आंसर आएगा 3 मिली सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट 2q, इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2q एट डिस्टेंस r इज E। ठीक है, पहले इतना समझो कि एक पॉइंट चार्ज है 2q, r डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E है,
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो ये के क्यू हमें गिवन है 2Q, डिस्टेंस है R, तो ठीक है, ये फॉर्मूला मिला। अब आगे, नाव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R। अब एक रेडियस R का एक थीन स्फेरिकल सेल है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसका रेडियस कैपिटल R गिवन है। आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द थीन स्फेरिकल सेल E, इट इज कितना होगा? डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन रेडियस, जो सेल का रेडियस है उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर r ज़्यादा है तो r/2 भी ज़्यादा ही होगा। तो मतलब कि अब हम चले गए हैं इस सेल के आउटसाइड, तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपन कैपिटल R स्क्वायर होता है। आउटसाइड जाएंगे तो पॉइंट चार्ज वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि E इज इक्वल टू के, इसका चार्ज Q हमें बोला है, अपॉन इसका ये डिस्टेंस हमें गिवन है r/2, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर है, मीनिंग r स्क्वायर डिवाइड 4, तो डिवाइड का डिवाइड जाएगा ऊपर। अब हमें आंसर को चाहिए इन टर्म्स ऑफ E, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है, हम एक काम करते हैं, इस 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, तो इतना जो टर्म था वो बन चुका है E, तो मेरा आंसर आ चुका है 2E, ई डेज के बराबर ट्वाइस ऑफ E, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के फॉर्मूलेस को अगर अच्छी तरीके से कर लिया है तो कुछ भी और चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। 15 charges each of value q are placed on a x axis at an equal distance of 0.5 r। ओके, मतलब ये x एक्सिस है, इसके ऊपर 15 चार्ज को प्लेस करा है और सेपरेशन जो है वो 0.5 0.5 0.5 का है, ठीक है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस 1.5 r इन विच वन ऑफ द चार्ज एट सेंटर इज। हमें बोला है कि एक स्फेरिकल सेल है, उस स्फीयर का रेडियस 1.5 है और बोला है कि एक चार्ज जो है वो सेंटर पे है। तो मान लो कि हमने इस चार्ज को कंसिडर कर लिया। अब 1.5 का रेडियस मुझे बनाना है, ये डिस्टेंस 0.5, अगेन 0.5, अगेन 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 1 प्लस 0.5 1.5, यानी कि इसके थ्रू पास होगा। यहाँ पे ये 2 अंदर आ जाएंगे और इधर भी ये 2 आ जाएंगे, मतलब कि कुछ इतना बड़ा जो है वो हमारा स्फीयर रहेगा, मतलब कि ये चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आएगा। सिंपली समझो कि यहाँ पे इसका सेंटर है, 0.5 पे एक, 0.5 पे दूसरा और तीसरे 0.5 सरफेस पे आ चुका है, इधर भी 0.5, ये एक और ये आ गया 1.5। अब हमें मैक्सिमम फ्लक्स पूछा है, यूज करेंगे गोस थ्योरम। गोस लॉ कहता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है? तो इस सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर देखोगे यहाँ पे तो टोटल 7 चार्जेस है जो इस स्फीयर को टच हो रहे हैं, 7। लेकिन इस स्फीयर के इनसाइड कितने हैं? तो इनसाइड तो खाली 1 2 3 4 5 ही है। जो सरफेस के चार्ज है हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। तो एनक्लोज आ गए 5, आंसर बन जाएगा 5Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of gravity the charge q mass 2m placed at a stationary in a uniform electric field intensity E when charge is released speed after n seconds कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा? तो फोर्स F इज इक्वल टू QE, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर Q इंटू E, तो एक्सेलरेशन मुझे पास आ जाएगा QE बाई M। मुझे पूछा है स्पीड आफ्टर n सेकेंड, रिलीज करा है, रिलीज करेंगे तो इनिशियल स्पीड 0 होगा। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल स्पीड 0,
ए जो हो चुका है क्यू ई बाई एम, कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, अच्छा उसका चार्ज क्यू बोला है तो ये आ चुका है क्यू ई अपॉन मास। देखो यहाँ पे मास, हमें क्वेश्चन में मास को 2m लिखा है, तो मास जो है उसको लिखेंगे हम 2m, तो यहाँ पे भी नीचे जाएगा ये 2m, तो क्यू ई बाई 2m इंटू में टाइम, टाइम बोला है n सेकेंड्स, तो इंटू में आ जाएगा n, तो ये आ चुका है स्पीड आफ्टर n सेकेंड्स, क्यू ई एन अपॉन 2m। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम इजी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद ऐसा हो कि डायग्राम देख कर डर लग जाए कि ये तो क्या ही पूछ लिया, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, एज shown in figure, charge these four are placed on the vertices of a square, each side of length 12. The electric potential at a midpoint A of the charge plus q and plus q is, ठीक है, डायग्राम को देखो अच्छे से। हमें पूछा है कि इस पॉइंट ए, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो है वहां पे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें यहाँ पे 4 पॉइंट चार्जेस गिवन है, तो देखो बच्चों सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली हमें चारों का पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो L है, अच्छा इसका साइड 2L है, तो ये साइड 2L बनेगा, तो ये साइड कितना बनेगा, पाइथागोरस से ये 2L ये L, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5, उसका रूट करेंगे, आंसर आएगा रूट 5L। ये चार्ज नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये डिस्टेंस भी बनेगा रूट 5L। ऐड करते हैं, इसका हो जाएगा के क्यू बाई एल, इसका भी हो जाएगा के क्यू बाई एल, तो ट्वाइस कर देते हैं। ये चार्ज नेगेटिव है तो माइनस के, चार्ज क्यू माइनस आ चुका है, डिवाइडेड डिस्टेंस ये आ चुका है रूट 5L, और ऐसे भी 2 है तो 2 कॉमन निकालेंगे, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, एक ही, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, एक ही, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, हमें कुछ चार्ज है वो एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड का पोटेंशियल, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का पूछा है रेशियो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ये तो पता ही है, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर एक मेटेलिक स्फीयर के अंदर पूछा हो तो इनसाइड एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल एवरीवेयर कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, इक्वल टू ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, तो अंदर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। हमें पूछा है रेशियो, ठीक है निकालते, पहले पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला आ चुका है के क्यू बाई आर, डिवाइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला आ चुका है के क्यू बाई आर स्क्वेयर, के क्यू से के क्यू गया, डिवाइड का डिवाइड आर स्क्वायर जाएगा ऊपर, ऊपर का डिवाइड आर आएगा नीचे, आंसर आ चुका है आर। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब सोचो, हमें यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्यों गिवन थी, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे इसका देने का यहाँ पे कोई भी मतलब बनता नहीं। ठीक है, चलिए एकदम इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ 2 वोल्ट। ठीक है, एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये 2 प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होता है माइनस dV बाई डी आर। क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर। इसका मतलब क्या है कि
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिड्यूस होता है स्टीपली। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिड्यूस होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल रहा है, पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्यू पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स F बराबर QE। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो फोर्स भी तो सेम ही लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। बात सही है, यस। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट P इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एट Q। बोल रहे कि P पे ज्यादा लगेगा, Q पे कम लगेगा, नहीं बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट P इज लेस, बोले नहीं, सेम लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ आर जीरो, नहीं, जीरो भी नहीं होगा। समझिए, अगर फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd, ओके। कंडक्टर ऑफ एरिया A एंड कैरीज अ करंट ऑफ I। नाउ एरिया एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आर डबल, न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमारे पास है करंट I इज इक्वल टू NA Vd, चैप्टर नंबर 3। समझो, पहले Vd था, अब हमें बोला है इसमें कि अगर हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को एंड करंट को डबल कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया को एंड करंट को डबल कर दें तो क्या होगा? अब समझिए, अगर इसको ऐसे निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि Vd, इसका फॉर्मूला होता है I/NEA। अब नया वाला Vd डेज, तो करंट डबल हो गया यानी कि 2I अपॉन NE, एरिया डबल हो गया तो ये बन गया 2A, 2 से 2 कैंसिल, वापस से I अपॉन NE इसके बराबर आ जाएगा, तो आंसर आ चुका है Vd। तो कहने का मतलब है कि ये ट्वाइस होगा, ये ट्वाइस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, Vd में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज, फॉर द बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज कंडीशन n की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दे दिया है बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। सिंपली अगर मैं इसको नंबर दे दूँ ABCD, तो दीज अपॉन दीज इक्वल टू दीज अपॉन दीज, ये होता है बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज का कंडीशन। बोले ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ गिवन है, ये दोनों पैरेलल में है, कि कैसा है, ये दोनों पैरेलल। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते ताकि आगे जाके ये हमें परेशानी ना करे। फॉर्मूला समझो, अगर पैरेलल में होता है तो हम बच्चे गलती क्या करते हैं, हम करते हैं इनवर्स एडिशन, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। अब इसमें टाइम भी लगता है। दूसरा, हम गलती क्या करते हैं कि इनवर्स एडिशन तो करते हैं, फिर उसका वापस से रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। उससे बेटर है कि आप याद रखो कि जब भी दो रेशंस पैरेलल में होंगे तब उसका आंसर आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। चलिए, अब यहाँ पे एक R है, दूसरा R अपॉन N है, वैल्यू पुट करते, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, R इंटू में R अपॉन N, नीचे दोनों का एडिशन, R प्लस R अपॉन N। अब देखो, एक एक R कॉमन आएगा, ऊपर के एक R से कट जाएगा, तो एक R गया, यहाँ से R गया, यहाँ बचा R डिवाइड N, तो ये N गया नीचे ब्रैकेट, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो N इंटू 1 हो जाएगा N, प्लस यहाँ पे R बाहर जाएगा तो आएगा 1, होल डिवाइड रहेगा N, ये N से ये N कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास R डिवाइड N प्लस 1। ये हमारे पास आ चुका है R इक्विवेलेंट, ये एक का। अब देखो, बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है तो होगा क्या, 15 अपॉन R इज इक्वल टू 10 अपॉन दीज, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 15 डिवाइड 10 इज इक्वल टू दीज अपॉन दीज। ठीक है, कैसे भी करें आंसर तो आ जाएगा। करते हैं 15 डिवाइड R इज इक्वल टू, सामने है 10 डिवाइड, ये इसका आंसर ये रहा, R डिवाइड के डिवाइड ऊपर गया N प्लस 1, R से R गया, ये 5 2 जा, ये 5 3 जा, 3 इज इक्वल टू 2 अंदर गया,
2n प्लस 2, 2 इधर आया, 3 माइनस 2 हो गया 1 इज इक्वल टू 2n, 2 गया नीचे तो n आ चुका है हमारे पास 1/2। ऑप्शन आ जाएगा सी 1/2। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, सिंपली विस्टन ब्रिज का फॉर्मूला पता है और रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पता है, दोनों को मिक्स कर दिया, हमारा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, इन अ गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज, P किधर है देखो। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे कई बार डर जाते हैं, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं होता है। पॉइंट P यहाँ पे लगा है सर्किट में और पॉइंट Q यहाँ पे लगा है, हमें सिंपली इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। इन दो पॉइंट के बीच का R हमें पता है, बोला यस। अगर हमें करंट मालूम पड़ गया तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम पड़ जाएगा। अब करंट कैसे निकालेंगे, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है 60 वोल्ट, इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता है 0 वोल्ट, तो इन दो पॉइंट के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस 0। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में होगा एडिशन 64 प्लस 32 ये हो जाएगा 96। तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो फॉर्मूला हो गया करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज था 60, नेट रेजिस्टेंस था ये 64 प्लस 32 ये हो जाएगा 96, इतना करंट आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो, I की वैल्यू है 60/96 इंटू R, इन दो पॉइंट के बीच का R था 32, ये सीधे 3 से कट जाएगा, 320 से कट जाएगा, आंसर आएगा 20 वोल्ट। एकदम इजी। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, सिंपली यहाँ पे क्या यूज हुआ, ओम्स लॉ, जो ऑलरेडी आप क्लास 9th एंड 10th में पढ़ चुके हो, एकदम इजी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो देखो जैसे हमने पढ़ा सेंटर ऑफ द रिंग, हमें इसका फॉर्मूला याद आया कि भाई कोइल के सेंटर में फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R टू द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस दिस। अच्छा, एक्सिस पे कुछ अगर x डिस्टेंस पे हो तो एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या होता था, ये होता है म्यू नॉट IR स्क्वेयर अपॉन 2 ब्रैकेट x स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर पावर 3/2। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना गिवन है 2√2, x इज इक्वल टू 2√2। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये है म्यू नॉट IR स्क्वेयर अपॉन 2 ब्रैकेट x का स्क्वेयर 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 सा 8, तो ये हो जाएगा 8R स्क्वायर, 8R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये हो जाएगा 9R स्क्वायर, पावर है 3/2। अब ध्यान से देखो क्योंकि इसको आप कैलकुलेटर में सोल्व कर सकते नहीं हो। म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2, पहले 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3R, फिर क्यूब बच गया तो इसका आंसर आ गया म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2, 3 का क्यूब 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, और ये है R का क्यूब, ऊपर R स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे एक R रहेगा। अब पूछा है दोनों का रेशियो, तो दीज अपॉन दीज, तो म्यू नॉट I सेम है। देखो यहाँ पे नंबर वाइज बचा है मेरे पास 1/2, नंबर वाइज यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1/2 इंटू 27, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 27। तो आंसर आ जाएगा 27:1। ठीक है, तो सिंपल समझो कि यहाँ पे पूछा गया था एक फील्ड सेंटर का फॉर्मूला चाहिए जो आप सबको पता है, और एक एक्सिस का पता है ये फॉर्मूला, बस इन दोनों में वैल्यू पुट करी, दोनों का रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना होगा। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, टॉपिक आ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिससे बच्चे कई बार डरते हैं। तो देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मेन फॉर्मूला क्या है कि जितना ड्राइविंग टॉर्क होगा NIAB, उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा स्प्रिंग में
तो टाउ इज इक्वल टू K5। अब देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, ये था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, आई गया नीचे, फाई गया इधर, तो ये आ गया NAB अपॉन के। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ ले तो ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है IR। अब देखो मुझे फाई अपॉन आई की वैल्यू पता है, खाली एक्स्ट्रा एक R लगा दूं तो ये आ गया NAB अपॉन KR, आंसर आ गया। अब क्या पूछा है कि भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बेटर है यहाँ से सोल्व करूं कि भाई करंट सेंसिटिविटी होता क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन एंगल में मेजर होता है, एंगल का कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। नीचे है करंट तो एम्पेयर इनवर्स आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन का यूनिट नहीं है, ये हो गया एम्पेयर, ऊपर गया तो एम्पेयर इनवर्स, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन प्लेस, मतलब कि सिंपली हमें मैग्नेटिक फील्ड चलो गिवन है, जो भी डेटा है मार्क करते जाओ। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पता ही है हमें। अ वेरी लॉन्ग कंडक्टर इज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ व्हेन प्लेस्ड ऑन अ टेबल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ। देखो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग केबल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग केबल फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो फोर्स इज इक्वल टू, ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ILB साइन थीटा। हमें पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ गया नीचे, बचा हमारे पास IB साइन थीटा। तो गलती नहीं करने की, फटाफट से I का वैल्यू पुट करा, B का वैल्यू पुट करा और I इंटू बी हमारा आंसर आ गया। नहीं, देखो थीटा किसके बीच का है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, करंट भी जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। साइन 0 0 होता है तो आंसर हमारा 0 आएगा। यही अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें बोल दिया होता कि भाई ईस्ट टू वेस्ट, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता, साइन 91 होता, उस केस में मेरा आंसर बनता I × B। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस A, करंट I इज अ B, ग्राफ ऑफ फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कितना होगा। 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4.8 चैप्टर नंबर 4 कि एक कंडक्टर है ऑफ रेडियस A, इसके थ्रू करंट जा रहा है I, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर केबल से आउटसाइड अगर R डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R यूजिंग बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। और अगर इनसाइड में अगर R डिस्टेंस पे जाऊं तो वहां पे मेरा फॉर्मूला होगा B इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट I R अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना। इनसाइड जो है अप टू द रेडियस B R यानी कि डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में है, आउटसाइड B जो है वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो पहले बढ़ेगा एंड देन कम होगा, पहले प्रोपोर्शन फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A paramagnetic substance is placed in a non-uniform magnetic field, then अगर डायमैग्नेटिक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा, अगर पेरा होगा तो वो वीक टू स्ट्रॉन्ग जाएगा, फीबल यानी कि एकदम कम फोर्स से। फेरो होगा तो वो वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा एकदम से यानी कि स्ट्रॉन्गली। परफॉर्म कंटिन्यूस रोटेशन टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग। यस पेरा है तो ये जाएगा फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है। चलिए
As shown in figure, the two identical conducting ring of radius r are placed in a uniform magnetic field. The अब देखो बोला है यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग एंड फिगर बी में बोला है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन द रिंग ए व्हेन द ऑब्जर्वर आर फ्रॉम द टॉप. ठीक है. क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमें पूछा है. देखो यहाँ पे यूज होगा लेंज लॉ. देखो फॉर्मूला क्या था कि फेराडे का था ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. इसमें जो नेगेटिव साइन है इसको एक्सप्लेन करता है लेंज लॉ. वो कहता है कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इज टू अपोज द चेंज इन अ फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट. कि यहाँ पे जो करंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि जो किसी भी टाइप के फ्लक्स के चेंज का अपोज करे. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे है क्या क्रॉस मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लेंस अंदर जा रही है. अब बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो वो इंक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा. तो लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस होगा वो इसका अपोज करेगा. तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो हमें डिक्रीज करना है. हमें क्या करना है? डिक्रीज. अब देखो राइट हैंड थंब रूल लो. अगर करंट सेम डायरेक्शन में मतलब कि अगर जैसे कि ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है, अगर नॉर्थ पोल होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज और अगर साउथ पोल की जैसे बिहेव करेगा तो ये क्लॉकवाइज की जैसे करंट बनेगा. हमें डिक्रीज करना है. हम फ्लक्स इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बोले सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बना के यानी कि उसको सपोर्ट करके. डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लेंस बना के उसका मतलब कि फील्ड लेंस को डिक्रीज करके. यहाँ पे अंदर जा रही है हमें डिक्रीज करना है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंस बनानी पड़ेगी. तो ये बन गया लाइक दिस मतलब कि ये आ गया है नॉर्थ पोल. ठीक है. तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज. चलिए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट बोला है कि इसमें फील्ड डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इसका फ्लक्स भी डिक्रीज होगा. तो हमें इसका उल्टा करना है कि हमें फ्लक्स को इंक्रीज करना है. हमें फ्लक्स को क्या करना है? इंक्रीज. तो इंक्रीज करने के लिए हमें इसका सपोर्ट करना पड़ेगा. तो ये फील्ड लेंस बाहर आ रही थी तो हमें भी बाहर आना पड़ेगा. तो इधर की डायरेक्शन का ये ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ये बन गया है अगेन एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज. तो आंसर आएगा एंटी एंटी. चलिए जी नेक्स्ट. The pair of adjacent coil has a mutual inductance of 2 Henry. Current in one coil changes from this to this in these seconds. पूछा है कि the change of flux कितना होगा. देखो एकदम सिंपल है. चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, बेसिक लॉ क्या कहता है? एन फाई इज इक्वल टू एल आई अगर सेल्फ हो तो, एंड एन फाई इज इक्वल टू एम आई अगर म्यूचुअल हो तो. अब देखो हमें यहाँ पे म्यूचुअल की बात करिए. करंट चेंज हो रहा है तो हम इसमें डेल्टा लगाते हैं. तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात करी नहीं है. तो फ्लक्स का चेंज हो जाएगा डेल्टा फाई. एम कॉन्स्टेंट है और आई का चेंज हो जाएगा डेल्टा आई. हमें पूछा है चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डेल्टा फाई. एम हमें गिवन है 2 इंटू डेल्टा आई. 0 to 30, 30 माइनस 0 हो जाएगा 30, 30 टू हो जाएगा 60. तो फ्लक्स का चेंज आ चुका है 60 वीबर. ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन. इन एसी जनरेटर इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0. अब समझिए इसका मतलब क्या है. जो एसी जनरेटर है उसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी. एनसीईआरटी में हम ये लिखते हैं. दूसरा भी लिख सकते हैं. कौन सा? ईएमएफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कोस ओमेगा टी. ये भी सही है ये भी सही है क्योंकि ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन. लेकिन हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि टाइम t बराबर 0 पे ईएमएफ 0 है. तो टाइम t बराबर 0 पे साइन 0 0 होता है और 0 के मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा यानी कि ईएमएफ 0 मिलेगा. मतलब कि स्पेसिफिक इस फॉर्मूले को ही यूज करना है. ठीक है. देन इट्स वैल्यू मिनिमम कौन से टाइम पे होगा या फिर मैक्सिमम कौन से टाइम पे होगा. अच्छा साइन थीटा. तो थीटा जो है वो हमें यहाँ पे एज ओमेगा टी गिवन है. अब समझो साइन जो है उसकी रेंज होती है फ्रॉम +1 से लेके -1. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. साइन 90 इक्वल टू 1.
साइन मिनिमम जीरो नहीं होता है, साइन जीरो जीरो होता है, लेकिन जो साइन 180 डिग्री है वो माइनस, साइन 180 जीरो होता है। अब देखिए साइन की रेंज है फ्रॉम +1 टू -1। तो +1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम होता है। मिनिमम यानी कि -1 कब होगा, तो साइन 270 पे ये -1 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, यहाँ पे इस थीटा पे वो मिनिमम होगा। अब थीटा को मैं लिख दूंगा ओमेगा टी के बराबर, ये इस 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो ये बनेगा π/2। तो मैक्सिमम कौन से टाइम पे होगा, तो ये आएगा टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा के नीचे आंसर आ गया π/2 ओमेगा। अच्छा मिनिमम कब होगा, तो देखो ये साइन 0, 90, 180, 270, साइन 91 होगा तो साइन 270 -1 होगा, तो ये है 3π/2 के बराबर थीटा, थीटा लिख सकते हैं ओमेगा टी, ओमेगा गया नीचे, तो अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम होता है टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा के नीचे 3π/2 ओमेगा। अब मैच करते हैं, तो मैक्सिमम एट दिस टाइम गलत है, मैक्सिमम एट दिस टाइम ये सही है, मिनिमम एट दिस टाइम गलत है, मिनिमम एट 2/3 नहीं, मिनिमम एट 3/2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी हमने जो है 25 का जो कंप्लीट पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो समझिए कि यहाँ पे सिर्फ क्लास 12 पूछा जाएगा, कैलकुलेटर अलाउड है, सिर्फ एनसीईआरटी के फॉर्मूले का रिवीजन करना है और ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो एकदम ईजी है। बेस्ट ऑफ लक।